गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सुमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI में आपका स्वागत करता हूं। कल इलेक्ट्रीशियन का जो है आपका सेफ्टी साइन के बारे में मैंने बताया, तो कुछ याद आपको होगा कि सेफ्टी साइन, और हम आपको बताए थे कि एक दो क्वेश्चन आपका सेफ्टी साइन से आता है। क्वेश्चन किस तरह बनता है सेफ्टी साइन का, तो हम इसीलिए हम कल का वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट था वो सेफ्टी साइन। तो उसमें बनेगा क्या कि एक कुछ भी दे देगा, आपका आकार याद रखिएगा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर वर्गाकार या त्रिभुजाकार। आकार पे अगर कोई भी कुछ भी अंदर में आम, इमली, कटहल कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ सिंबल मतलब का आकार याद रखना होगा, आकृति क्या है। तो अगर ये वाला था तो इसको क्या बोले थे हम लोग कि निषेधात्मक चिन्ह बोलते थे इसको हिंदी में, प्रोहिबिटेशन सेफ्टी साइन। ये वाला मतलब गोल है और इसको काट दिया गया है। ये वाला जो था मैंडेटरी था, सिर्फ गोल, ठीक है। ये इसमें वर्गाकार और आयताकार दोनों होता है, ठीक है। आयताकार भी मिलेगा, वर्गाकार, ये आपका दोनों प्लस में रहेगा, मतलब दोनों हो सकता है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन वाला यानी कि सूचनात्मक चिन्ह, और ये जो है आपका चेतावनी चिन्ह में आता है, त्रिभुजाकार। तो अगर क्वेश्चन आकृति को देखते हुए क्वेश्चन दे दे कि आकृति मतलब दे दे, यहाँ पे कुछ भी एक जो है ऐसे करके दे दे, तो जब ये दे तो आप समझ जाइए कि चेतावनी चिन्ह है, त्रिभुज वाला है यानी कि चेतावनी है। अगर वर्गाकार या आयताकार दे दे तो इंफॉर्मेशन वाला है। अंदर में आम, इमली, कटहल कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद सिर्फ रखना है आकृति, ठीक है। साइन एंड मतलब उसका सेफ्टी साइन का आकृति याद रखिएगा। और आकृति अगर आपको मिल जाए क्वेश्चन में तो आप पक्का सही करके आइए, हम यही चाहते हैं। तो अगर वर्गाकार या आयताकार दे दे तो इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह होगा वो। इस तरह गोल करके अगर काट दे तो निषेधात्मक होगा, और सिर्फ गोल दे दे तो आपका मैंडेटरी मतलब वो आपका साइन होगा, ठीक है। तो ये निषेधात्मक, ये आपका मैंडेटरी साइन होगा, ये आपका जो है सूचनात्मक होगा, और ये आपका चेतावनी वाला होगा, ठीक है। तो याद रखना होगा, निषेधात्मक, ये आपका आदेशात्मक सेफ्टी साइन, ये आपका सूचनात्मक होगा, सूचनात्मक, और ये होगा चेतावनी। आकृति से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह का सेफ्टी साइन का आकृति होगा, अगर गोल और क्रॉस होगा तो निषेधात्मक, सिर्फ गोल रहेगा तो आपका आदेशात्मक, अगर आयताकार या वर्गाकार रहे तो सूचनात्मक, और त्रिभुज रहे तो आपका चेतावनी वाला। अब ये तो हो गया कि अगर दे दिया, फिगर दे दिया तब। अगर फिगर नहीं दिया, अब क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया कि निषेधात्मक का अक्षर जो चिन्ह होता है अंदर में किस रंग का होता है, तो आपको एक बात याद रखना होगा कि ये वाला और ये वाला दोनों का काला होता है। जो अंदर का चिन्ह होगा काला रंग का होगा, ठीक है। यानी कि निषेधात्मक और चेतावनी का अंदर का जो चिन्ह होगा काला रंग का होगा, ठीक है। अभी हम प्रूफ आपको दिखाएंगे। अब प्लस ये वाला और ये वाला अगर चिन्ह का बात करें तो ये सादा होगा, सादा रंग का होगा, ठीक है। एकदम ट्रिक है, आपको याद रखने वाला बात है कि चिन्ह अगर पूछ दे कि निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह का अंदर वाला जो सुरक्षा चिन्ह है वो अंदर वाला किस रंग का है,
ठीक है। अगर यहाँ सिगरेट का अगर फिगर दे देगा तो क्या होगा, काला होगा। अगर यहाँ आपका बिजली का झटका का चिन्ह देगा तो काला होगा, यानी कि चेतावनी वाला भी काला होगा और ये वाला भी अंदर वाला काला होगा जो आपको दिखा रहा है। और इसमें अगर आदेशात्मक और आपका सूचनात्मक में क्या होगा, सादा होगा। अब एक बात और उठता है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि निषेधात्मक में आपको ये याद रखना होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं। निषेधात्मक में अंदर का बैकग्राउंड व्हाइट होता है और इसका अंदर का बैकग्राउंड क्या होगा, पीला होगा। और इसमें एक बात और जुड़ता है कि इसका पट्टी जो है लाल रंग का होगा, ठीक है। और ये पूरा पीला होगा और अंदर में काला होगा, जो चिन्ह दिया होगा वो काला होगा। लेकिन इसमें तीन बात है कि ये पूरा पट्टी जो है ये गोल और ये क्रॉस लाल होता है, अंदर में उसका पृष्ठभूमि सादा होता है और जो चित्र अंकित होता है वो काला रंग का होता है। इसका भी काला और इसका भी काला होता है, ठीक है। तो हम बता भी रहे हैं कि इसका काला याद रखिएगा और इसका ये दोनों का सादा याद रखिएगा, आदेशात्मक और सूचनात्मक का, ठीक है। अब देखिए हम दिखाते हैं सूचनात्मक और मैंडेटरी, आदेशात्मक। देखिए मैंडेटरी का पृष्ठभूमि क्या है, आपका बैगनी है और जो चीज बना हुआ है वो सादा से बना हुआ है। कुछ भी अगर एप्रोन बना हुआ है तो सादा है और इसमें भी सादा है, इंफॉर्मेशन वाला में भी सादा है, सादा रंग से बना हुआ है। जो भी बताया गया है सादा से बताया गया है, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड होगा नीला रंग का होगा, इसका बैकग्राउंड जो है हरा होगा। तो बैकग्राउंड आपका कोई ट्रिक नहीं है, बैकग्राउंड आपको याद रखना होगा कि बैकग्राउंड निषेधात्मक पहला वाला में सादा होता है, व्हाइट रहेगा पूरा, लिखा हुआ जो रहेगा, जो चिन्ह रहेगा वो काला होगा, ठीक है। और ऊपर में गोल पट्टी जो और ये क्रॉस होगा वो लाल होगा। इसमें क्या होगा, बैकग्राउंड पीला होगा और ये काला रंग से इसका चिन्ह अंकित रहता है। इसका नीला होता है आदेशात्मक का और इसका हरा होता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो अभी हम बताए सादा दिखाए, अब आपको काला दिखाते हैं। देखिए वार्निंग वाला जो है आपका त्रिभुज वाला, चेतावनी मतलब त्रिभुज, ठीक है। तो वो क्या है, आपका पूरा काला है, ठीक है। सॉरी, ये जो चिन्ह अंकित है वो काला है और बैकग्राउंड क्या है, पीला है। इसका क्या है, इसका भी चिन्ह जो है काला रंग में है, ठीक है। और पट्टी बैकग्राउंड क्या है, सादा है, पट्टी जो दिया हुआ है गोल और क्रॉस किया हुआ है वो लाल है। तो अगर चिन्ह का बात करें कि कुछ भी पूछ सकता है, चेतावनी चिन्ह का रंग क्या है, तो काला है। आपका ये निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह का अंदर वाला चिन्ह क्या किस रंग का है, तो काला रंग का है। अगर पूछ देगा कि आदेशात्मक वाला अंदर का चिन्ह क्या है, तो सफेद है और इसका भी सफेद है। आपका सूचनात्मक चिन्ह का अंदर वाला चिन्ह क्या होगा, काला होगा। और चिन्ह के बारे में नहीं पूछ के अगर बैकग्राउंड के बारे में पूछ दे किस रंग का है, वो भी याद रखिएगा कि इसका सादा होता है पहला वाला का, आपका निषेधात्मक। इसका जो है आपका ब्लू रंग का होता है, इसका आपका हरा रंग का होता है, इसका आपका पीला रंग का होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव 1-2 गो जरूर कोई भी एग्जाम में, आईटीआई लेवल पे कोई भी एग्जाम या आईटीआई छोड़िए टेक्निकल लेवल का कोई भी एग्जाम में बैठिएगा तो आपसे पूछेगा। तो चलिए आज इसके बारे में नहीं जानकारी था, लेकिन थोड़ा बता दिए कि ट्रिक थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये दोनों का सादा रहेगा, अंदर में जो चिन्ह रहेगा, और ये दोनों का काला रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं आप आज का टॉपिक पर। आज जो है एलिमेंट्री फर्स्ट एड, ठीक है। ये टॉपिक हम लिए हैं एलिमेंट्री फर्स्ट एड, मतलब साधारण प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं, साधारण प्राथमिक उपचार। इसको हम 2 भाग में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं।
एक हो जाता है कि साधारण प्राथमिक उपचार हम किसको देंगे, बात तो है ना। तो दो आदमी को दिया जाता है, एक आदमी जो बिजली के झटका से, बिजली यहां तक लाइए, जो बिजली के झटके से, बिजली के झटके से घायल हुआ व्यक्ति, ठीक है। एलिमेंट्री फर्स्ट एड इसको देंगे। और दूसरा क्या है आपका, इसको इधर लिखिए, बेटर रहेगा, नहीं इधर ठीक है, ठीक है। और एक आपका आ जाएगा जो जला हुआ, मतलब जलने पर घायल व्यक्ति। दो आदमी को हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री फर्स्ट एड देते हैं, ठीक है। तो बिजली के झटके से जो घायल है, तो उसका जो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर कोई मान के चलिए किसी को करंट लगा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टेप लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग उस करंट जो उसका बॉडी में प्रवाह हो रहा है, जो आपका तार वगैरह से सटा है, उस तार को हम लोग क्या करेंगे, सूखी लकड़ी से या फिर चमड़ा का अगर हैंड ग्लव्स है उसको, उससे हम उसको दोनों को अलग करेंगे। पहला काम तो यही करेंगे। दूसरा काम का क्या करेंगे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ओवरहेड लाइन में अगर वो सट गया है, आपको करंट लग गया उसको, तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरहेड लाइन है यानी कि पहुंच से बाहर है, ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक चैन लेंगे, चैन को ऊपर में फेंकेंगे, उसके बाद वहां पे ऊपर में शॉर्ट सर्किट करवाएंगे, ताकि जहां पे वो चैन दोनों फेज में गया वो क्या करेगा, वहीं तक बिजली आएगा, उसके बाद इधर शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होगा, जैसे एक सेकंड के लिए भी शॉर्ट हुआ तो वो क्या करेगा, चिपका हुआ है तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो ये उपाय कर सकते हैं। और पहला वाला में आप उसको छुड़ाने के लिए या तो आप उसका जो है, अगर कोई नीचे में कहीं तार उससे सटा हुआ है तो या तो आप सूखा लकड़ी से उसको तार को अलग कीजिए बॉडी से, या फिर आप हैंड्स, चमड़ा का जो हैंड ग्लव्स होता है उसको पहन के आप अलग कीजिए, या फिर आप अगर मेन स्विच आपका आसपास है तो उसका किटकट को आप निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि विद्युत का प्रवाह उसमें ना हो और आप भी सुरक्षित रहिए निकालते समय, छुड़ाते समय आदमी से, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि करंट से ऊपर से जो गिरा ओवरहेड से, उसका देखिएगा कपड़ा वगैरह जल जाता है, ठीक है, तो कपड़ा को पहले हटा देना है। उसके बाद उसको क्या करना है, उस मरीज को क्या करना है, अलग से कहीं पे जहाँ पे हवा वगैरह आए उसको वहाँ ले जाना है। ले जाने के बाद हम जो है उसका सबसे पहले तो नब्स चेक करेंगे हाथ का कि वो उसका नब्स चल रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर चल रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, आपका उसमें आर्टिफिशियल रिस्पिरेटरी सिस्टम उसका हम चालू करते हैं, ठीक है। तो 2-3 बात बताए आपको हम कि इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर व्यक्ति करंट से चिपका है तो क्या करेंगे, तो हम बिजली के फ्यूज को निकाल कर, या ऑब्लिक करके लिख सकते हैं, या अगर आप बिजली का फ्यूज नहीं मिला कहाँ पर उसका है तो फिर चमड़ा का है हाथ ग्लव्स पहनकर, और ये भी नहीं है आपके पास तो ऑब्लिक करके ये भी लिख सकते हैं कि
सूखी लकड़ी से, व्यक्ति को तो नहीं है ना हिला सकते हैं, तार को, लकड़ी से तार को व्यक्ति से अलग करेंगे, व्यक्ति से अलग करेंगे। ये पहला बात था ये। दूसरा बात, अगर व्यक्ति ओवरहेड लाइन पर अगर चिपक गया हो तो क्या करेंगे? अगर व्यक्ति ओवरहेड लाइन पर चिपक गया हो तो हम सबसे पहले, अब ओवरहेड लाइन मतलब पोल वगैरह पे चिपका हो ऊपर में, तो उतना बड़ा तो आपका सूखा लकड़ी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चैन लेकर क्या करेंगे, हम उसे ओवरहेड लाइन पर फेंकेंगे, ओवरहेड लाइन पर फेंक देंगे, ताकि लाइन में दोनों फेजों के दो फेज या 3 फेज रहता है कनेक्शन, ठीक है। लाइन में शॉर्ट सर्किट हो जाए, जिससे मरीज लाइन से मतलब करंट से छूट कर नीचे गिरे तो गिरते समय भी हम लोग बचाएंगे उसको, नीचे गिरे और नीचे गिर जाए। आप ऊपर चढ़ के उसको उतारिएगा तो आपको भी करंट लग सकता है, क्योंकि उसके बॉडी में करंट दौड़ रहा है, ठीक है। नीचे गिर जाए तो 2 काम कर सकते हैं। तीसरा बात क्या बोले थे हम, अगर इसको मिटाते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है या तो हम तो बता ही रहे हैं आपको, बार बार अगर वीडियो देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 बात है, और एक बात है वो लिख देंगे कि अगर व्यक्ति करंट से चिपका हुआ है तो सबसे पहले तो आप देखिएगा फ्यूज अगर नजदीक में है तो किटकट उसका निकाल लीजिए, करंट को हटा दीजिए, उसके बाद आप तार को अलग कीजिए। फ्यूज आपको नहीं मिल रहा है तो सूखा लकड़ी या चमड़ा का हैंड्स ग्लव पहन के उस तार को आप अलग कीजिए उस बॉडी से। दूसरा बात है, अगर ओवरहेड में है कोई आदमी चिपका हुआ है तो एक चैन या आप तार का जो है बड़ा जैसा तार आप ऊपर में फंसा के आपका वहीं पर शॉर्ट सर्किट करवाइए, ताकि इधर आपका जहाँ पे चिपका हुआ उधर करंट आना बंद हो जाए, और जैसे 1 सेकंड के लिए भी करंट आना बंद होगा वो आदमी नीचे गिरेगा, नीचे आपको पकड़ लेना है उस आदमी को, और उसके बाद जो है आप उसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तीसरा बात है, इसको मिटाते हैं। मन लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम लोग भी जो है थोड़ा सा मोटिवेट हों। तीसरा बात क्या है कि अगर आदमी फिर नीचे गिरा या आप उस व्यक्ति को नीचे अगर कोई करंट लगा हुआ है नीचे से छुड़ाए हैं या ऊपर से ओवरहेड लाइन से छुड़ाए हैं, तो उस व्यक्ति को अगर कपड़ा वगैरह जला है तो कपड़ा पहले उसको हटा लीजिए, ठीक है। फिर उस घायल व्यक्ति के कपड़े से अगर चिंगारी निकल रही है, कपड़ा जलता है तो चिंगारी निकलता ही है, निकल रही है तो क्या करना है, उस कपड़े को क्या करें, आदमी से अलग कर दें, आदमी से अलग करके
क्या करना चाहिए, आदमी को करके आदमी को खुली स्थान पर ले जाकर उसका क्या देखना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि नर्व्स चल रहा है कि नहीं उसका, या हार्ट बीट, उसका नर्व्स को चेक करना चाहिए। तो 3 बात है, ठीक है। और फिर आप जो है उसका कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया, हम ये जो फोटो आपको दिखा रहे हैं वही है। तो कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया, अब मान के चलिए आदमी बेहोश है, सांस जो है अटक गया है उसका, ठीक है, आपका लंग्स में जो है हवा भरा हुआ है, वो सांस ना ले पा रहा है ना निकाल पा रहा है, तब फिर आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका उसका गड़बड़ाया हुआ है, तो आप उसको कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया फिर आप चालू कीजिएगा, ठीक है। तो कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया जो है आपका क्या है, तो इसमें 3 बात है, 3 तरह से आप कृत्रिम श्वास दे सकते हैं। एक है सेफर विधि। तो सेफर विधि में क्या होता है कि अगर सामने वाला पोर्शन अगर आदमी का जला है, ठीक है, तो आप सेफर विधि दीजिए, ठीक है। घाव अगर सामने में है तो आप सेफर विधि अपनाइए। सेफर विधि में क्या होता है, आदमी को पीठ के बल लेटाया जाता है, ठीक है, और क्या करते हैं, उसके पीठ के नीचे जो है तकिया या कंबल या कुछ भी आप मोटा उसको करते हैं, उसको देते हैं नीचे में। उसके बाद क्या करते हैं, आप जो है जो कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया जो अपनाएगा वो व्यक्ति कहाँ रहेगा, उसके बगल में, मतलब माथा के पास बैठेगा, घुटना के बल, ठीक है। और उसके बाद अगर छाती जला है तो छाती के तरफ अगर वो करंट लगा है, सटा है और जला है, तो ये सेफर विधि अपनाएगा वो, ठीक है। सेफर विधि में चित लेटाते हैं, उसके बाद जो है आपका ये मतलब वो सॉरी ये सेफर विधि में क्या होता है ना, जैसे छाती पे लगा है, ठीक है, छाती में तो लगा है तो सेफर विधि अपनाएंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे ना, मतलब कि पीठ जो है ऊपर रहेगा और छाती नीचे रहेगा, और छाती के पास क्या करेंगे, तकिया दे देंगे ताकि छाती तो थोड़ा ऊंचा हो जाए, पीठ ऊंचा हो जाए, ठीक है। और फिर हम उसके बगल में आपका घुटना के पास बैठ जाएंगे। अब बैठने के बाद उसका पीठ को क्या करेंगे हम लोग, इस तरह करके, ये जो है ना, ये दोनों अंगूठा जो है 90 डिग्री में, ये जो है आपका 90 डिग्री, दोनों हाथ का 90 डिग्री बनना चाहिए, और ये 4 वो जो उंगली यहाँ पर रहना चाहिए, और ये अंगूठा साथ में दोनों रहेगा, और इसको जो है पीठ को हम लोग दबाएंगे, कमर को दबाएंगे, ताकि क्या हो, उसका लंग्स में जो हवा भरा हुआ है वो निकल जाए और फिर ताजा हवा उसको आए, ठीक है। तो ये है सेफर विधि, ये वाला जो है सेफर विधि, ठीक है। अगर छाती में अगर जला है तो, छाती में करंट लगा है, छाती मतलब सामने वाला पोर्शन में अगर करंट लगा है और वो व्यक्ति मूर्छित है, तो हम क्या करेंगे, सेफर विधि का इस्तेमाल करेंगे। आपको दिख भी रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, वो प्रेशर दे रहा है, और कितना 10 से 15 बार प्रति मिनट देते रहना है, ठीक है, प्रति मिनट देते रहना है, ठीक है। अगला है कि अगर पीठ में अगर चोट लगा है, ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि पीठ में अगर लगा है, करंट लगा है, तो हम क्या करेंगे,
ये थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर क्या होगा ना, ये आपका सैफर विधि में आपका पीठ में चोट लगने पे, ठीक है, छाती में नहीं, सैफर विधि में क्या होगा, पीठ में आपका चोट लगने पर सैफर विधि, यानी कि पीठ के, अब आप देखिएगा कहीं चोट लगा है तो उसको हम उसी पोजीशन में तो नीचे हम नहीं लेटाएंगे। चोट लगा है तो क्या होगा, ऊपर में, ठीक है, तो ऊपर में चोट लगा है तो जहाँ चोट लगा वहां पे नहीं ससारेंगे, ठीक है। अगर पीठ में चोट लगा है तो हम पीठ के बल तो उसको लेटाएंगे नहीं, हम तो पेट के बल लेटाएंगे उसको, है ना। तो सैफर विधि में यहाँ क्या है ना, पीठ पे चोट लगा है, पीठ में करंट लगा है, उसका घाव पीठ में है, तो हम क्या कर रहे हैं, पेट के बल उसको लेटाए हैं, और जहां पर उसका घाव है वहां पर नहीं, कमर के पास या जहां पर नहीं उसका घाव है वहां से हम उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, ठीक है, समझ में आया। सैफर विधि में ऊपर में अगर पीठ पे करंट लगा है या चोट लगा है, ठीक है, तो हम पीठ के बल आदमी को नहीं लेटाते हैं, पेट के बल लेटाते हैं, ठीक है। ये है सैफर विधि। सिल्वेस्टर में क्या है कि अगर सामने में चोट लगा है, सामने में चोट लगा है तो पेट के बल तो सामने, मतलब ये मेरा सामने वाला पोर्शन, तो हम पेट के बल तो लेटाएंगे नहीं, हम पीठ के बल लेटाएंगे ताकि घाव उसका मतलब दर्द ना करे, ठीक है। तो सिल्वेस्टर में क्या होता है कि हम पीठ के बल लेटाते हैं जब छाती उती में आपका करंट लगा हो तो, और उसके बाद क्या करते हैं, इसको उसका जो है माथा के पास बैठते हैं हम लोग, और उसका हाथ को आगे पूरा करते हैं, और उसके बाद वो हाथ को कहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं, और थोड़ा पुश करते हैं। कितना बार करेंगे, 10 से 20 बार प्रति मिनट, ताकि उसका लंग्स काम करने लग जाए, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। सैफर विधि में क्या होता है, आपका पीठ पर अगर घाव है तो पेट के बल लेटाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका हाथ को आगे रखते हैं माथा के पास मरीज का, और पीठ में अगर चोट लगा है तो, और जहां चोट लगा वहां पर नहीं ससारेंगे, वहां पर छूना नहीं है, और इस तरह करके हम उसको पुश करते हैं उसके कमर के पास, उसके जहां पर चोट नहीं लगा वहां पर, ठीक है, ताकि लंग्स उसका काम करने लगे, फेफड़ा जो उसका जमा हुआ हवा है वो निकल जाए और वो ताजा हवा सांस के द्वारा लेने लगे। और इसमें क्या होता है सिल्वेस्टर में, ये है आपका सिल्वेस्टर विधि। इसमें क्या होता है कि अगर सामने में चोट लगा है तो हम पीठ के बल लेटाएंगे, और पीठ के पीछे हम तकिया रख देंगे, और उसके बाद उसका हाथ को खाली हम ऊपर करेंगे और यहाँ पर लाएंगे और थोड़ा पुश करेंगे, बार बार करेंगे, 10 से 15 बार करेंगे प्रति मिनट, ठीक है, ताकि उसका लंग्स काम करने लग जाए, ठीक है। अब आ जाइए कि मुंह से मुंह में सांस देने का प्रक्रिया। तो मुंह से मुंह में सांस जब देखेंगे कि ये दोनों कारगर नहीं है, तो हम सबसे कारगर उपाय मुंह से मुंह में सांस देना है। उसके लिए क्या करेंगे, मुंह में अगर कुछ है उसका पान पुड़िया जर्दा लंपन तो उसको निकालेंगे, ठीक है, कपड़ा से पोंछ, अंदर से बढ़िया कपड़ा लेकर उसको निकाल लेंगे। उसके बाद उसका नाक को एक सूखा कपड़ा, बढ़िया सूखा कपड़ा से पकड़ेंगे, नाक बंद कर देंगे और अपने मुंह से उसके मुंह में हवा देंगे। और ये सबसे कारगर है, सारा जितना भी कृत्रिम सांस की प्रक्रिया है ना, उसमें सबसे ज्यादा कारगर मुंह से मुंह में सांस देने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसको हम लिख नहीं पा रहे हैं, हम समझा दे रहे हैं आपको, ठीक है। अगला है, तीसरा हो गया, एक इसी में है कि मुंह से नाक में, अगर मुंह सही तरीके से नहीं खुल रहा है, करंट लग गया है जबरदस्त, ठीक है, एकदम अकड़ गया है शरीर, तो हम मुंह उसका बंद करेंगे कपड़ा से, और अपने मुंह से उसके नाक से हवा देंगे, ठीक है, ये करना है। और ये तो हो गया मुंह से मुंह या मुंह से नाक, ठीक है। तो इसको जो है ये विधि है। और एक आर्टिफिशियल जो है आपका हवा देने वाला जो है यंत्र होता है, जो कि ये वाल्व होता है, वाल्व को पुश कीजिएगा तो आप इधर इसका जो है हवा आप जाएगा और उसको फिर छोड़ दीजिएगा, तो आपका मतलब इसमें है क्या कि मुंह से मुंह में जो हम सांस दे रहे हैं वो एक्चुअली में यही है, ठीक है, कि आर्टिफिशियल एक यंत्र है
जो कि वाल्व होता है, चमड़ा का रहता है, इसको हल्का पुश कीजिएगा तो हवा क्या होता है, ये आपका इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। फिर छोड़िएगा तो फिर आपका वापस, ताकि हम ये देख रहे हैं बाहर से हवा ले रहा है और इसमें पुश करने के बाद इसको आपको हवा मिल रहा है। तो ये है। और अगर कोई ऑब्जेक्टिव ये बनता है, 4 गो चीज दे दे कि सबसे कारगर कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया क्या है, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, या मुंह से मुंह में सांस देने की विधि, या कृत्रिम श्वास यंत्र के द्वारा विधि, तो आप एक ही ऑप्शन मारिएगा कि मुंह से मुंह में सांस देने की विधि सबसे कारगर आपका कृत्रिम श्वास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यही है आपका। तो थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं शेफर विधि में क्या होता है। शेफर विधि, शेफर विधि में हम क्या बोले, शेफर विधि में हम बोले कि इसमें क्या होता है कि अगर मरीज के पीठ पर जख्म है तो अगर मरीज के पीठ पर जख्म है तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। याद रखिएगा, पीठ पर। तो इस प्रक्रिया के अपनाने में क्या करते हैं, मरीज को हम क्या करते हैं, पेट के बल लेटाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में मरीज को क्या करते हैं, पेट के बल लेटाकर जो उपचार दे रहा है, उपचार देने वाले व्यक्ति, उपचार देने वाले व्यक्ति मरीज के कमर के या घुटने के पास, कमर या फिर ऑब्लिक लीजिए, घुटने के पास बैठकर क्या करते हैं, उसके पीठ पर अपने दोनों हाथों के अंगूठे को 90 डिग्री में लाकर उसके पीठ पर प्रेशर देते हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, पीठ पर दबाव देते हैं, करीब 10 से 20 बार प्रति मिनट यह प्रक्रिया अपनाया जाता है। हम यही आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, कि शेफर विधि में क्या होता है, ऊपर में यही वाला, इसमें क्या होता है कि जब पीठ पे अगर चोट लगा है, पीठ जला है करंट से, वो सांस हम लोग को लग रहा है कि वो जिंदा है, पता चल रहा है, लेकिन वो सांस रुका हुआ है उसका। ठीक है, तो कृत्रिम श्वास का जो है फंक्शन उसको कैसे देना है, तो उसको क्या कर रहे हैं, पेट के बल लेटा रहे हैं। और यहाँ पे एक बात हम बहुत इंपॉर्टेंट भूल गए कि पेट के नीचे क्या करेंगे, तकिया रख देंगे। ठीक है, ताकि मेरा पीठ थोड़ा ऊंचा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद पीठ को क्या करेंगे, इस तरह करके 4 उंगली दोनों का यहाँ ऐसे रहेगा और ये वाला ऐसे रहेगा, और उसको ससारेंगे या पुश करेंगे पीठ को। ठीक है, तो शेफर विधि ये है।
अगला जी है सिल्वेस्टर। थोड़ा बड़ा होता है लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि हम उसको देंगे वैसे घायल व्यक्ति जो पेट, जो छाती या पेट में घाव या जख्म है, उस व्यक्ति को क्या करेंगे, सिल्वेस्टर विधि से कृत्रिम श्वास देंगे। यानी कि इसमें एक ही बात हम बताना चाह रहे हैं, छाती या पेट में अगर जख्म है तो हम क्या करेंगे, सिल्वेस्टर विधि का अपनाएंगे। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है कि हम पीठ के बल आदमी को लेटा देते हैं, पीठ के नीचे तकिया दे देते हैं और उसके हाथ को हम क्या करते हैं, ऊपर करते हैं, फिर छाती पे लाते हैं, पुश कर देते हैं, ठीक है। और उसके माथा के पास हम, जो आदमी जो करेगा ये काम, वो माथा के पास बैठेगा मरीज का, ठीक है। तो इसमें ये लिखिए, इस विधि में मरीज को पीठ के बल लेटाकर पीठ के नीचे तकिया देते हैं और मरीज के माथा के पास बैठकर मरीज के सर के पास बैठकर मरीज के दोनों हाथों को ऊपर तथा छाती के पास लगातार ले जाते हैं। 10 से 20 बार प्रति मिनट यह कार्य करते हैं, ठीक है। 10 से 20 बार हम ये कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आपके जो मरीज है उसका सर के पास वो बैठा है और उसके बाद पहले ऊपर हाथ को पहले टांग लिया, ऊपर ले गया, फिर यहाँ छाती के पास ले आया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सिल्वेस्टर विधि क्या है। अगला है कि मुंह से मुंह, ठीक है। थोड़ा सा याद रखिएगा कि कहाँ पे चोट लगेगा तो कौन सा विधि अपनाना है। तो ये छाती पे अगर चोट लगा तो सिल्वेस्टर, अगर पीठ में लगा तो सेफर, ठीक है। और मुंह से मुंह में क्या होता है, सबसे मुंह से मुंह में आपका सबसे इफेक्टिव है मुंह से मुंह में, मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह की विधि में पहला बात यही है कि मुंह साफ कर लेना है उसका, मरीज का। मरीज लिखिए, मरीज का मुंह को साफ करें
दूसरा है अपने मुंह से मरीज के मुंह में हवा दें। ठीक है, और ऐसा नहीं कि लगातार देते रहें। ठीक है, छोड़ें फिर दें फिर छोड़ें। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रति मिनट 10 से 20 बार करें। ठीक है, इससे अच्छा और मतलब आपका असरदायक जो है, इफेक्टिव और कुछ नहीं है, मुंह से मुंह में सांस देना। ठीक है, अगला है तो मुंह को साफ करके ही देना चाहिए मरीज का। अगला है मुंह से नाक, मुंह से नाक विधि। तो मुंह से नाक विधि मतलब मुंह किसका, जो कृत्रिम श्वास दे रहा है, और नाक किसका, जो कृत्रिम श्वास लेगा। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, अगर मुंह नहीं खुल रहा है मरीज का, तो यह विधि मरीज के मुंह नहीं खुलने पर देते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि मरीज के मुंह को कपड़े से ढक कर क्या करते हैं, अपने मुंह से मरीज के नाक के द्वारा हवा देते हैं, हवा भेजते हैं बॉडी के अंदर, हवा देते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया प्रति मिनट 10 से 20 बार लगातार अपनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक बचा आपका मुंह से नाक हो गया। इसमें समझ में आ रहा होगा कि क्या करते हैं हम लोग। एक आपका चौथा है कि आपका आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम श्वास यंत्र, के द्वारा। तो इसमें भी वही करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि कृत्रिम श्वास यंत्र क्या है, एक जो है आपका वाल्व होता है, एक चमड़े का वाल्व होता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके मुंह में इसका जो कैप है उसको लगाकर वाल्व से हम उसको हवा देते हैं। तो इस यंत्र के द्वारा भी हम मरीज के मुंह में हवा देते हैं। ठीक है, तो ये तो मतलब एट प्रेजेंट स्पॉट पे मिलेगा नहीं, तो हॉस्पिटल वगैरह जाइएगा तब मिलेगा। इसीलिए सबसे इफेक्टिव बोला गया है मुंह से मुंह में श्वास देना। सारा कृत्रिम श्वास का जो भी प्रक्रिया है उसमें सबसे असरदार है मुंह से मुंह में सांस देना। ठीक है, तो एलिमेंट्री हो गया, इसका आपका बिजली वाला हो गया। जलने पर घायल व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि जलने पर घायल व्यक्ति को जो है आप दौड़ने नहीं दीजिए। ठीक है, आप जहां जला है उसको छुइए मत, उसमें पानी मत डालिए, उसमें बर्नॉल लगाइए, उस पर दबाव मत दीजिए, और हो सके
तो जला हुआ कपड़ा तुरंत वहां से हटा दीजिए उसके बॉडी से, और उस जले हुए पार्ट्स जहाँ पे वो जला है वहां पे बर्नॉल लगाइए, पानी नहीं देना है, और उसको ढक के रखिए। ठीक है, तो यही है एलिमेंट्री फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार का प्रोसेस। दो तरीके से हम लोग, एक तरीके आपका जो बिजली का झटका से घायल व्यक्ति है तो उसको हम 4 तरीके से कृत्रिम श्वास देके हम उसको जिंदा करने का प्रयास करते हैं, उसको मतलब मूर्छित व्यक्ति को होश में लाते हैं। और दूसरा, जलने पर हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो उसको दौड़ने नहीं दीजिए, उसका जो जला हुआ कपड़ा है उसको हटा दीजिए, उस जले हुए भाग पर पानी नहीं देना है, दबाव भी अपना नहीं देना है, छूना तक नहीं है, बर्नॉल लगाइए, उसमें बर्नॉल लगा के उसको ढक के रखिए उसके पार्ट्स को जहाँ जला है। ठीक है, तो आज यहीं तक, ज़्यादा बोर नहीं किए होंगे, और मन लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए। और देखते हैं जितना व्यू आता है उतना लाइक नहीं आता है, पता नहीं, देख लेते हैं लोग लेकिन लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक पर, मिलते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।